हेलो स्टूडेंट्स, एक नई क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है, इसमें हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है वॉइड्स एंड इट्स टाइप्स और दूसरा टॉपिक है दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसमें से जो सेकंड टॉपिक है, खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस पार्ट को आप ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बहुत केयरफुली स्टडी करेंगे और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लगभग 90% चांसेस होते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड, दोनों ही न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स हैं और जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आने वाले वीडियोज़ में आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज पहले इनका मतलब देखते हैं, इनका मतलब क्या होता है। इन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया है और हम इन टॉपिक्स को इस प्रेजेंटेशन से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइड्स। आज हमें दो छोटे छोटे पॉइंट्स देखने हैं, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है वॉइड्स। ठीक है, अब वॉइड्स का सिंपल स्टेट में अगर हम बात करें तो क्या मतलब होता है। वॉइड्स का मतलब है एम्प्टी स्पेसेस जो पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में। बहुत सिंपल है, कुछ अलग चीज नहीं है। जब भी हम पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, क्लोजली पैक करते हैं, उसके बावजूद भी उनके बीच में कुछ ना कुछ स्मॉल स्पेसेस एम्प्टी रह जाती हैं। उन्हीं एम्प्टी स्पेसेस को हम वॉइड्स कहते हैं। वॉइड्स का मतलब क्या है? पार्टिकल्स के बीच की एम्प्टी स्पेसेस जो रह जाएगी। ठीक है, अब जो वॉइड्स हैं ये हमें दो टाइप के हैं जो स्टडी करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वॉइड्स दो टाइप के हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अब इन दोनों के लिए कॉमन पॉइंट क्या है कि ये वॉइड्स कब बनते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। किस सिचुएशन में ये वॉइड्स बनेंगे, तो ये नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। दीज वॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वन लेयर ऑफ पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स की एक लेयर को हम दूसरी लेयर पे रख देते हैं, यानी हमारे पास पार्टिकल्स की दो लेयर है और हमने एक लेयर को दूसरी के ऊपर रख दिया है, किसमें? इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ये वाला हेक्सागोनल 2D। तो हेक्सागोनल 2D का मैंने आपको डायग्राम नहीं बताया था, ये है। अब हम 3D में एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ऐसी हमारे पास दो लेयर है, ऐसी मैंने दूसरी लेयर इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो जब दो लेयर्स को हम रख देंगे तो दो लेयर्स के बीच में, पहली लेयर के ऊपर और दूसरी लेयर के नीचे, दोनों के बीच में जो वॉइड्स बनेंगे, जो एम्प्टी स्पेसेस बनेंगी, वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करूंगा। हमारे पास जब हेक्सागोनल 2D की दो लेयर्स होती हैं और जब हम दोनों लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, मतलब एक के ऊपर एक, तो उन दोनों के बीच में जो वॉइड्स बनेंगे वो हमारे दो टाइप के होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब कब कौन सा बनता है वो देखेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है यहाँ पर डायग्राम, कि कैसे दो लेयर जब हम रखेंगे तो दिखाई देगी। मान लीजिए कि जो लेयर आपको ब्लैक में दिखाई गई है वो हमारी पहली लेयर है, वो नीचे रखी हुई है, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, वर्टिकली ऊपर से। ठीक है, तो जो ब्लैक पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो है नीचे की लेयर, और जो ब्लू वाले पार्टिकल्स हैं वो है ऊपर की लेयर। तो हमने जो ब्लू वाली लेयर है वो उसको ऊपर से रखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टी और ओ लिखा हुआ है। तो टी कहाँ पे लिखा है मैंने? अब अच्छे से सिर्फ टी पे फोकस करना आप। टी के अराउंड कितने पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं? जो ब्लू वाला पार्टिकल, एक तो ये जिसपे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ वो एक पार्टिकल है, उसके ऊपर ये टी जो है ये वॉइड है, तो इस वॉइड के ऊपर ये ब्लू वाला पार्टिकल है। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्योंकि हम इसको ट्रांसपेरेंट करके देख रहे हैं तो हम उस टी को देख पा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जब आप पार्टिकल को रख दोगे तो आप उसके आर पार नहीं देख पाओगे। तो अब ये सिर्फ हमने समझने के लिए ट्रांसपेरेंट दिखाया सबको। ठीक है, तो ये जो टी है ये वो वॉइड है, और ये वॉइड कहाँ प्रेजेंट है? इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये जो ब्लू वाला पार्टिकल है ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, ऊपर रखा हुआ है, जबकि ये तीन ब्लैक सर्कल्स, एक ये वाला,
ये देखिए ये, ठीक है। फिर दूसरा ये वाला, ये, और एक ये वाला, ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो, ठीक है। ये 3 ब्लैक वाले, ठीक है, ये 3 ब्लैक वाले और एक ये ऊपर ब्लू वाला। ये जो 4 पार्टिकल्स हैं, ये 4 पार्टिकल्स के बीच में ये वॉइड है, यानी ये जो वॉइड है ये इन 4 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है, आप देख सकते हैं डायग्राम से, और किसी पार्टिकल के वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम सेकेंड लेयर के पार्टिकल को पहली वाली लेयर के पार्टिकल्स के वॉइड पे रखेंगे, ये मान लीजिए हमारी पहली लेयर थी, ये रही जो हमने सिलेक्ट कर रखी है, पहली लेयर है ना। अब पहली लेयर के बीच में भी तो वॉइड्स हैं, दिख रहे हैं आपको, ये देखिए वॉइड है, खाली जगह, ये वॉइड है, ये वॉइड है, ये बीच बीच में जो जगह दिख रही है छोटी सी, ये है वॉइड्स। ये एक लेयर का वॉइड है, जब हम एक लेयर को अरेंज करते हैं तो उसमें भी वॉइड बनता है बीच में। अब इस वॉइड को हम कहते हैं ट्रायंगुलर, क्योंकि लगभग देखिए ये ट्रायंगल शेप में आपको दिख रहा होगा, ये जो खाली जगह बीच में है ये लगभग एक ट्रायंगल की तरह दिख रही है। यानी हर लेयर में अपना एक वॉइड होगा, अपना अपना एक तरीके का वॉइड होगा, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। ये वाले वॉइड्स को हम कहते हैं ट्रायंगुलर। अब हमने क्या करा कि ये जो ब्लू वाला पार्टिकल था, ये वाला जो ब्लू पार्टिकल है, आप देख सकते हैं ये ब्लू पार्टिकल जो होगा ये पहली वाली लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर लाई कर रहा है, बिल्कुल ऊपर रख दिया। जो नीचे वाली लेयर है ब्लैक वाली, उसमें जो ये ट्रायंगुलर वॉइड है, जहां मैंने टी लिखा है उसके नीचे वॉइड ही तो होता अगर मैं टी नहीं लिखता तो उस वॉइड के ऊपर मैंने सेकंड वाली लेयर के पार्टिकल को रख दिया है। तो जहां जहां ऐसी सिचुएशन आएगी वहां वहां बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। मतलब जहां पे भी सेकंड लेयर का पार्टिकल पहली वाली लेयर के पार्टिकल्स के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर होगा, ठीक है, वहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। तो इस चीज को हमने नीचे भी लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड, इट इज फॉर्म्ड वेयर द पार्टिकल्स ऑफ वन लेयर इज प्लेस्ड ओवर, मतलब ऊपर, द ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ अनदर लेयर। सेकेंड लेयर मतलब कि किसी एक लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड पे हमने जब पार्टिकल रखा तो कौन सा वॉइड बना? टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब उसी तरह से हमें देखना ऑक्टाहेड्रल कहां बनता है। तो देखिए इसी डायग्राम में आपको ओ दिख रहा होगा, ओ को फोकस करना है बहुत अच्छे से, आप सिर्फ ओ को देखो, बाकी को छोड़ दो। अब इस ओ को अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो इसकी सराउंडिंग में कितने पार्टिकल्स है, देखो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, उसी को देखना। ब्लू वालों को हम पहले हाईलाइट करेंगे। देखो ये वाला एक ब्लू, क्योंकि उससे टच है, देखो दिख रहा है, इस ओ से वो कहीं ना कहीं टच है ना डायरेक्ट। ये एक ब्लू पार्टिकल, फिर ये दूसरा ब्लू पार्टिकल, ये वाला, ये भी टच है देखिए, और ये तीसरा नीचे वाला, ये भी टच है। ये 3 ब्लू पार्टिकल्स इससे टच है। अब नीचे वाली लेयर के भी 3 पार्टिकल्स देखिए, ये वाला एक ब्लैक, ये एक ब्लैक, ये टच है कहीं ना कहीं नीचे, देखो इसका ये वाला पार्ट टच है, ये वाला एक ब्लैक और ये वाला एक ब्लैक। तो इस ओ से, जहां मैंने ओ लिखा है वहां पे जो वॉइड है उसके नीचे, ओ मतलब अगर मैं ओ को हटा दूं तो वहां पे एक वॉइड नजर आएगा। तो जो ओ है वो वाला जो वॉइड है उसकी सराउंडिंग में 6 पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल्स एक लेयर के, 3 पार्टिकल्स दूसरी लेयर के। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बन रहा है? जहां पर नीचे वाली लेयर का भी ट्रायंगुलर वॉइड और ऊपर वाली लेयर का भी ट्रायंगुलर वॉइड जब एक दूसरे के ऊपर रखे जाएं, उस जगह पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। जब ट्रायंगुलर वॉइड पे पार्टिकल आए तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, और जब ट्रायंगुलर वॉइड पे ट्रायंगुलर वॉइड ही आ जाए, दोनों के वॉइड्स एक साथ आ जाए, तो बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब इसको एक बार हम जो हमने डिफरेंस लिखा है उसको देखते हैं। डिफरेंसेस है कुछ। पहला डिफरेंस यही है, टेट्राहेड्रल कब बन रहा था? जब ट्रायंगुलर वॉइड पे दूसरी लेयर का पार्टिकल है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बन रहा है? जब ट्रायंगुलर वॉइड पे ट्रायंगुलर वॉइड है, यानी दोनों लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड्स एक दूसरे के ऊपर है, तब बनता है ऑक्टाहेड्रल। अब इनको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे। टेट्राहेड्रल में मैंने अभी बताया है कि ये वॉइड 4 पार्टिकल से सराउंडेड होता है, यानी इसके अराउंड कितने पार्टिकल्स है? 4। जब हम इन चारों पार्टिकल्स को जो इसको सराउंड करते हैं, इन चारों पार्टिकल्स के कॉर्नर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो आपको टेट्राहेड्रॉन शेप मिलता है, टेट्राहेड्रॉन शेप। इसीलिए इस वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं।
उसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो 6 पार्टिकल्स उसको सराउंड करते हैं, जब उन पार्टिकल्स के सेंटर को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें ऑक्टाहेड्रॉन मिलता है। इनके शेप के बेसिस पे ही ये वॉइड्स के भी नाम हमने डिसाइड किए। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है जो नेबरिंग पार्टिकल्स है, जो उससे डायरेक्ट टच्ड है। तो अभी क्लियर ही है ये बात तो कि टेट्राहेड्रल वॉइड से डायरेक्टली कितने पार्टिकल्स टच है? 4, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी हुआ 4, इसका हुआ 6। और ये जो लास्ट पॉइंट अब है, ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल की क्लास जब हम अलग से लेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से। टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में कह रहे हैं, द नंबर ऑफ सच वॉइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में टोटल मिला के 100 पार्टिकल्स हैं जो आपस में अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, 100 पार्टिकल्स ले लिए जो अरेंज हो रहे हैं। तो जो अरेंज होते हैं उनको हम कहते हैं क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। तो अगर उस क्रिस्टल में टोटल पार्टिकल्स 100 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऐसे 200 बनेंगे। ठीक है, हमेशा ट्वाइस बनते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल होते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ सच वॉइड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल होते हैं जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ट्वाइस होते हैं। एक बार हमने ये नीचे मैंने एक जो डायग्राम दिखाया, इसमें एक सिंगल वॉइड बनते हुए दिखाया है ताकि हम बहुत सारे जो सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं जो काम के नहीं है वो भी अगर हम एक साथ देखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। अब देखिए, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड वाला मैंने हिस्सा यहाँ पे कट करके दिखाया है। तो कैसे 4 पार्टिकल्स थे वो आपको इससे क्लियरली समझ में आ जाएगा। और वैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 पार्टिकल्स कैसे हैं वो भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है उसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके सिलेबस में फिलहाल इस साल सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल की ही स्टडी है। तो यहाँ पर हम जो यूनिट सेल की बात कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं इस टॉपिक में कि जब भी हम किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या यूज करना है वही हमें देखना। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमने छोटा सा डेरिवेशन दिखाया कि कैसे फॉर्मूला बना। अब इस पे फोकस करिए। मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या है? उस यूनिट सेल में क्या प्रेजेंट है? पार्टिकल्स है ना। तो मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब ही होता है मास ऑफ पार्टिकल्स। खाली जगह का तो मास नहीं होता, इसलिए मास ऑफ पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या है? हम कौन सी यूनिट सेल ले रहे हैं? क्यूबिकल, इसलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब ही हुआ एक तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उस क्यूब की वॉल्यूम। तो सबको पता है क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब, मतलब कि जो साइड है उसकी उसका क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह हमने क्या रख दिया? ए क्यूब। अब जो मास ऑफ पार्टिकल्स है, अब इस चीज को अच्छे से समझना। मान लीजिए उस यूनिट सेल में 10 पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल का मास है 5, तो 5 इंटू 10 ही तो लिखेंगे मास ऑफ पार्टिकल्स को। टोटल पार्टिकल्स के मास को हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी उसमें है और हर पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई करके। तो उसी को हमने ये वाले कंपोनेंट को, मास ऑफ पार्टिकल्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। Z सबको पता है, Z है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है उसको Z कहते हैं। इसकी वैल्यू भी हमने देखी थी और मल्टीप्लाई कर दिया एक पार्टिकल के मास से। ठीक है, तो एक सिंगल पार्टिकल के मास को हमने स्मॉल m कह दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। बट सबको पता है कि एक सिंगल, अब हमको Z को नहीं छेड़ना, A को नहीं छेड़ना, Z और A क्यूब ऐसे ही रहेंगे। ये जो स्मॉल m है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक सिंगल पार्टिकल के मास को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, मोलर मास इज इक्वल टू एक पार्टिकल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। एक पार्टिकल के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 1 मोल का मास मिल जाएगा, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर 1 मोल के बराबर होता है, इसलिए उसी को हम मोलर मास कहते हैं। तो मोलर मास किसके इक्वल हुआ? मास ऑफ 1 पार्टिकल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो उस हिसाब से एक पार्टिकल का मास क्या हुआ? एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें तो स्मॉल m की जगह रखना है ना, तो एवोगैड्रो नंबर यहाँ की जगह यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो स्मॉल m की वैल्यू क्या है? मोलर मास। ध्यान से सुनना, मोलर मास, जिस भी कंपाउंड या एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसका मोलर मास कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रो नंबर।
तो ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। तो इस सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, सिंपल। तो z का z रहेगा, अब स्मॉल m की जगह क्या आ गया, कैपिटल M अपॉन Na, जो यहाँ पे लिखा था हमने, ठीक है। और a क्यूब भी जो फर्स्ट इक्वेशन में था एज इट इज रहा। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है बिल्कुल। ये जो फाइनल फॉर्मूला है ये इतना इंपॉर्टेंट है। चार चीजें हैं, z इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू Na, अच्छे से याद करना है। तो आई होप आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो डेफिनेटली श्योरली हमें बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे इन वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो रहा, आपको लग रहा है कि ये हमारी वीडियोस आपके काम आ रही है, तो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियोस बनाएं तो वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। कीप राइजिंग।